भूत का साया जैसे इंसानों पर पड़ता है, वैसे ही वो निर्जीव वस्तुओं पर भी पड़ता है। इसका एकमात्र उदाहरण था हमारे गांव का रेलवे स्टेशन। रेलवे होते हुए भी लोग बस से सफर करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। एक रात उस स्टेशन में एक ट्रेन आई और उसमें से भुवन और उसकी बीवी मलिका उतरे। पूरा स्टेशन खाली था और वहां एक भयानक शांति फैली हुई थी। वो दोनों एक बेंच पर बैठ गए। भुवन, अपने भाई को जल्दी फोन करो, बोलो जल्दी लेने आए। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। भुवन ने अपने बड़े भाई को फोन किया। अरे भैया, कहाँ हो आप? हम स्टेशन पहुंच गए हैं। क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि ट्रेन से मत आना। वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। क्या बात कर रहे हो भैया? भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। आप जल्दी से हमें लेने आओ। अरे तुम वहीं रुकना, कहीं मत जाना, मैं अभी पहुंच रहा हूं। भैया थोड़ी देर में आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है भुवन, ये ट्रेन अब तक यहीं रुकी है। शायद लास्ट स्टॉप होगा। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। भुवन और मलिका वहीं बैठे रहे। अचानक ट्रेन का हॉर्न बजा और वो भयानक शांति भंग हो गई। ट्रेन के अंदर अंधेरा था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। देखो, ट्रेन जा रही है। उन दोनों ने देखा कि एक आदमी उनकी तरफ चला आ रहा था। ज्यादा रोशनी ना होने के कारण सिर्फ उसके जूतों की आवाज आ रही थी और हल्का सा साया नजर आ रहा था। भुवन, कोई आ रहा है, चलो भाग चले यहाँ से। डरो मत, टीसी होगा वो। वो आदमी अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देख दोनों ऐसे डर गए जैसे मौत देख ली हो। वो उस स्टेशन का टीसी ही था, पर उसकी चमड़ी जगह जगह जली हुई थी और अंदर की हड्डियां बाहर आ रही थी। टिकट दिखाओ। टीसी की वो डरावनी आवाज सुन के भुवन और मलिका भागने लगे। टिकट नहीं है, पकड़ो उन्हें। अचानक से स्टेशन के खंभों से पुलिस वाले बाहर निकलने लगे। उनकी भी हालत टीसी की तरह ही थी। सब पुलिस वाले भुवन और मलिका पर टूट पड़े और दोनों को पकड़ लिया। इनके पास टिकट नहीं है, इन्हें सजा दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमारे पास टिकट है, दिखाओ ना भुवन। हाँ। भुवन ने दोनों के टिकट निकालकर टीसी को दिखाए। टीसी ने वो टिकट देखे और कहा, ये स्टेशन के नहीं है, दूसरे स्टेशन के है। मतलब कि तुम्हें सजा मिलेगी। ले जाओ इन्हें और ट्रेन के नीचे फेंक दो। पुलिस वाले उन दोनों को घसीट कर ले जाने लगे। भुवन, ये ट्रेन खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये तुम्हारी ट्रेन नहीं, हमारी ट्रेन है। टीसी का इतना कहते ही उस ट्रेन में उजाला हो गया और ट्रेन तेजी से भागने लगी। भुवन और मलिका और भी ज्यादा डर गए और पुलिस वालों से दया की भीख मांगने लगे। उन पुलिस वालों ने भुवन और मलिका को भागती हुई ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। वो दोनों चिल्लाकर नीचे गिर गए और अचानक से चुप हो गए। वो पटरी पर खड़े हो गए और उन्होंने देखा कि ट्रेन उनके शरीर से होकर जा रही थी, पर उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। भुवन खुश होकर बोलने लगा,
अरे हम बच गए, देखा तुमने, हम बच गए, तुम हमें नहीं मार सकते। इतना कह के भुवन हंसने लगा। भुवन को देखकर टीसी और पुलिस वाले भी हंसने लगे। उनको हंसता देख भुवन शांत हो गया। उनकी भयानक हंसी सुनकर मल्लिका रोने लगी। भुवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे भुवन और मल्लिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो नीचे गिरने लगे। दोनों की सांसें फूलने लगी और चेहरा नीला पड़ गया। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों मर गए। जैसे ही वो दोनों मरे, उनकी लाशें ट्रेन के साथ आगे निकल गई। लाशों को जाता देख टीसी और पुलिस वाले भी भागती हुई ट्रेन में कूद गए। सबके जाने के बाद ट्रेन धीरे धीरे गायब होने लगी। ट्रेन के गायब होते ही वो रेलवे स्टेशन फिर से भयानक शांति में डूब गया और सारी बत्तियां बुझ गई। पर अचानक एक आवाज आई, भुवन, मल्लिका। भुवन का बड़ा भाई उन्हें घर ले जाने के लिए आया था। वो उस बेंच के पास आया जहां भुवन और मल्लिका बैठे थे। वो बहुत डरा हुआ था। सामान तो यही है, ये दोनों कहां चले गए? भुवन, मल्लिका। भुवन का भाई पागलों की तरह उन्हें आवाज देने लगा, पर अचानक वो रुक गया क्योंकि उसे अंधेरे में दो साए उसकी तरफ आते दिखे। वो भी उनकी तरफ भागा। जैसे ही वो उन दोनों के नजदीक पहुंचा, वो डर के मारे रुक गया। उसके सामने भुवन और मल्लिका खड़े थे, पर उनकी हालत टीसी की तरह भयानक थी। चलिए भैया, अपने घर चलते हैं। भुवन के ये कहते ही भागती हुई ट्रेन फिर से दिखने लगी। आदर्श उस खूनी बारिश की घटना को याद किए अपने घर में बैठा था। बगल में उसकी बीवी नूरा भी बैठी हुई थी। आज 20 साल हो गए उस दर्दनाक हादसे को जिसमें मैंने अपने दोस्त नितिन को गंवाया था, पर आज भी दिमाग और दिल में वो रात साफ साफ याद है। तुम क्यों उस रात को याद करके परेशान होते रहते हो? छोड़ो भी, आज हम कितने दिनों बाद कहीं घूमने जा रहे हैं और तुम हो कि मूड ऑफ किए बैठे हो। सॉरी डार्लिंग, चलो जाते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं, आज तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। मैंने नया ड्राइवर रखा है ताकि हम पीछे आराम से बैठ सके। लेकिन तुम्हें वो कहाँ से मिला? कल जब मैं अपने ऑफिस में इंटरव्यू ले रही थी तभी ये वहाँ आया। ऑफिस में जॉब के काबिल तो नहीं था, पर नौकरी के लिए बहुत किड़किड़ा रहा था, इसलिए मैंने तरस खाकर इसे अपना ड्राइवर रख लिया। पर क्या उसे गाड़ी चलानी ठीक से आती है? क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल नई है और मैंने भी इसे अब तक नहीं चलाया, और मैं नहीं चाहता कि पहली ही ड्राइव में गाड़ी को या हमें कुछ हो जाए। तुम उसकी चिंता मत करो, कल दिन भर ये मेरे साथ ही था, मेरा ड्राइवर बनकर। मुझ पर भरोसा रखो, हमें और गाड़ी को कुछ नहीं होगा। गाड़ी अच्छी चला लेता है। ठीक है, बुलाओ उसे, हमें निकलना है। उसे बाहर गाड़ी में ही बिठाया है ताकि हमें देर ना हो। नाइस, ये अच्छा किया तुमने। चलो, रात से पहले हमें वहां पहुंचना है। आदर्श और नूरा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गए और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा। 3-4 घंटे का सफर हो चुका था और पीछे नूरा को नींद आ रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाती हूँ। घूमने की जिद तुमने की थी और तुम ही सोना चाहती हो। बाहर का नजारा देखो कितना अच्छा है, और हमें पहुंचने में अभी बहुत टाइम है।
माहौल का मजा लो। मुझे पता है, मैं ही आना चाहती थी, पर मुझे अब नींद आ रही है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम वापस घर चले, रात से पहले पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं है। थोड़ी देर सो जाऊंगी ना तो मुझे अच्छा महसूस होगा। कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आराम करो और सो जाओ। नूरा आदर्श के कंधों पर सिर रखकर सो गई। मंजिल अभी दूर थी और बाहर अंधेरा हो रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद आदर्श को भी बहुत नींद आने लगी। अरे सुनो, मैं भी सो रहा हूँ। हम जब पहुंच जाए तो मुझे उठा देना। जी सर। मुझे ये रास्ता पता है। यहाँ बहुत गड्ढे हैं और बहुत ही पतला रास्ता है ये, इसलिए आराम से और धीमे से चलाना। जी सर। ड्राइवर को समझाने के बाद थोड़ी ही देर में आदर्श भी सो गया। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और बाहर काले बादल छाने लगे थे। ड्राइवर ने आईने में आदर्श और नूरा को देखा तो वो दोनों शांति से सो रहे थे। तभी ड्राइवर का चेहरा आईने में दिखा तो वो बिल्कुल आदर्श की तरह दिखाई दे रहा था। बाहर अचानक से बारिश शुरू हो गई। गाड़ी अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे बारिश जोर पकड़ने लगी। बिजली का कड़कना भी शुरू हो चुका था। एक बहुत तेज बिजली की आवाज सुनकर आदर्श की नींद खुल गई और वो बाहर देखने लगा। ड्राइवर, हम कहाँ पहुंचे हैं? जंगल के रास्ते पर है सर। जंगली जानवरों का ध्यान रखना। रात को वो रास्ते पर घूमते रहते हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर। अच्छा है, मतलब जंगल पार करते ही हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और पहुंचकर नूरा का ध्यान रखना होगा। बुखार सा लग रहा है। पर ये कमबख्त बारिश को भी अभी आना था। अरे सुनो, ये बारिश कब शुरू हुई? 1 घंटे पहले। ठीक है, बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी इतनी जोरदार बारिश हो रही है। तुम संभाल कर चलाना। इतना कहकर वो सोने जा रहा था कि तभी उसकी नजर हेडलाइट पर पड़ी और वो डर से कांपने लगा। लाइट में उसे वो बारिश की बूंदें लाल नजर आ रही थी। अरे, ये तो वही खूनी बारिश है जो मैंने बचपन में देखी थी। लेकिन ये यहाँ कैसे? गाड़ी रोको। अरे, ये कहाँ ले आए हो तुम? आदर्श ने बाहर झांक कर देखा तो उसे कुछ अजीब और अनजान सा महसूस हुआ। ये वो जंगल नहीं है जहाँ से हम जाने वाले थे। ये कोई और जंगल है। हमें यहाँ नहीं आना था। जल्दी से गाड़ी को वापस घुमाओ, वरना सब मारे जाएंगे। इतने में नूरा सोते हुए कहने लगी, सब नहीं, सिर्फ तुम मरोगे। नूरा की आवाज में एक भारीपना था जो एक औरत का नहीं लग रहा था। आदर्श नूरा के मुंह से ये सब सुनकर चौंक गया। नूरा ने आंखें खोली और धीरे धीरे उसका चेहरा और शरीर बदलने लगा। आदर्श बहुत डरा हुआ था। नूरा का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ देख आदर्श सोच में पड़ गया। कौन हो तुम? ठीक से याद करो मेरे दोस्त, दिमाग पर जोर डालो। क्या तुम्हें याद नहीं? ये चेहरा कहीं देखा हुआ है, मगर कहाँ देखा है? ये याद नहीं आ रहा मुझे। शायद डर की वजह से तुम्हें याद नहीं आ रहा। ठीक से देखो मेरे चेहरे को। फिर उसे अचानक याद आया कि ये तो उसका बचपन का दोस्त नितिन का चेहरा है, जो खूनी बारिश का शिकार हो गया था। अब उसका शरीर बिना खून का सूखा हुआ लग रहा था। तुम यहाँ कैसे?
मेरी नूरा कहाँ है? आदर्श बुरी तरह से डर गया और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ड्राइवर, यहाँ से वापस चलो। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो आदर्श के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो वही खूनी, दरिंदा, भेड़िए की शक्ल वाला आदमी था जिसे उसने बचपन में देखा था, गांव के अंदर। उस वक्त तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे शरीर में ज्यादा खून नहीं था, पर अब तुमसे बहुत खून मिल सकता है। शैतान आदर्श को धोखे से उसी गांव में लेकर आया था जहां से आदर्श बचपन में भागा था। तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं इस खूनी बारिश में बाहर नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर नहीं जाओगे तो बारिश अंदर आएगी। मतलब? इसका मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। शैतान ने हाथ से गाड़ी की छत को उखाड़ दिया और बाहर फेंक दिया। छत के उखड़ते ही बारिश का खून आदर्श के शरीर पर गिरने लगा। आदर्श जोर जोर से चीखने लगा, पर उस सुनसान सड़क पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे आदर्श का शरीर सिकुड़ने लगा और बारिश का जोर भी बढ़ने लगा था। कुछ ही देर में आदर्श का शरीर एक मांस चढ़े कंकाल की तरह दिखने लगा और वैसे में ही उसकी मौत हो गई। वो शैतान और नितिन गाड़ी से नीचे उतरे और आदर्श के शरीर को भी गाड़ी से नीचे उतारा। शैतान आदर्श को खींचकर रास्ते के बगल वाले जंगल में ले गया और नितिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पहले इस गांव में साल के 6 महीने खूनी बारिश होती थी, लेकिन अब तक हत्याएं इतनी हो चुकी थी कि अब पूरे साल भर इस खूनी बारिश का कहर उस गांव को सहना पड़ता था। कहते हैं कि अगर किसी देवी देवताओं का शाप तुम्हें लग जाए तो पूजा पाठ करके उसमें से आसानी से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी हैवान का शाप तुम्हें जकड़ ले तो उससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही एक हैवान के शाप ने गुना नाम के गांव को जकड़ लिया था। उत्तरी इलाके में एक पहाड़ था और उसके ठीक नीचे ये गुना नाम का गांव बसा हुआ था। गांव में बहुत खुशहाली थी, खेतों में फसल भी अच्छे से हो रही थी, चारों तरफ उल्लास का माहौल था। मगर एक रात जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब गांव के पीछे का पहाड़ अचानक से हिलने लगा। सबको लगा कि भूकंप आ गया और इसकी वजह से सब लोग डरने लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पहाड़ एक हैवान की वजह से इतना ज्यादा हिल रहा था जो अपनी बरसों की नींद पूरी करके जागने ही वाला था। सभी गांव वाले क्या हुआ ये देखने के लिए इकट्ठा हो गए। पहाड़ टूटने लगा था और उसके पत्थर नीचे गांव के घरों पर आकर गिर रहे थे। धीरे धीरे करके आधा पहाड़ नीचे गिर गया, पर गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। अचानक पहाड़ का हिलना और पत्थरों का गिरना बंद हो गया, लेकिन पत्थरों के गिरने की वजह से पहाड़ के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और सभी लोग घबराकर उस पहाड़ की तरफ देखने लगे थे। अचानक उस पहाड़ के अंदर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आई और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा आग का गोला बाहर फेंका गया। वो आग का गोला सीधे जाकर
गांव के खेतों में गिरा और सारे खेत जलने लगे। सारे गांव वाले खेतों की ओर भागने लगे, पर उतने में ही पहाड़ के अंदर से एक आवाज आई, रुको! सारे गांव वाले फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गए। उनके मुड़ते ही पहाड़ के अंदर से एक विशालकाय सांप बाहर निकलने लगा। वो सांप इतना मोटा और विशाल था कि पूरे पहाड़ को निगल सकता था। उस सांप को देखकर सारे गांव वाले थर-थर कांपने लगे। वो सांप धीरे धीरे पहाड़ के अंदर से निकलकर पूरे गांव को अपने घेरे में लेने लगा। उसके शरीर के नीचे बहुत से घर और खेत बर्बाद हो रहे थे। उस सांप ने पूरे गांव को घेर लिया और फिर से पहाड़ी पर आ गया। उसने अपना मुंह गांव वालों की ओर किया और अपनी लाल आंखें दिखाकर कहने लगा, आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। आज से किसी का भी गांव में आना और गांव से बाहर जाना बंद। और कल से रोज एक इंसान मुझे खाने के लिए चाहिए। अगर गलती हुई तो पूरे गांव पर मेरा कहर बरसेगा। इतना कहकर उसने अपने मुंह से आग का गोला बाहर निकाला और एक घर पर छोड़ दिया। वो पूरा घर मिनटों में जलकर राख हो गया। और एक बात, गांव में लोग खत्म नहीं होने चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद गांव का जैसे पूरा नक्शा ही बदल गया। उस सांप के कारण पूरे गांव को शाप सा लग गया था और बाकी सभी गांव वाले उस गांव को शापित गांव बुलाने लगे थे। गांव का हाल बेहाल हो गया था। बहुत से लोग तो बीमारी और भूख से मरने लगे थे और जो बच रहे थे वो सांप का शिकार होते जा रहे थे। इस शाप की वजह से गांव में लोगों की संख्या कम हो रही थी। इसीलिए गांव वालों ने हर साल बहुत से बच्चे पैदा करने का तय किया, पर इसमें भी बहुत सी औरतें अपनी जान गंवा रही थी। सालों बीत गए थे और वो पूरा गांव एक रेगिस्तान की तरह बंजर दिख रहा था। गांव में एक भी औरत जिंदा नहीं बची थी जो किसी को जन्म दे सके। बस कुछ ही मर्द और एक पुजारी बचा था। बस कुछ दिन और बचे हैं, उसके बाद हम सब मारे जाएंगे। अरे सारे गांव को निकल गया है ये हैवान। पुजारी जी, क्या इस शाप का कुछ तोड़ नहीं है? नहीं है। मैंने बहुत सी कोशिशें की पर कुछ नहीं हुआ। कुछ तो रास्ता होगा पुजारी जी, यहाँ सब मर रहे हैं। ये हैवान जब से जागा है तब से गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। इस बात को सुनकर पुजारी को अचानक कुछ याद आया और वो बोलने लगा, शायद एक रास्ता अभी भी है। कौन सा? एक दिन जब मैं रात को कुएं से पानी भरकर ले जा रहा था तब मेरे हाथ से मटका गिर गया और वो पानी बहता हुआ उस सांप के शरीर के नीचे चला गया था और पानी लगने से उसके शरीर का वो हिस्सा जलने लगा। मतलब अगर हम उस पर पानी डालें तो वो जल जाएगा? शायद हाँ। तो चलो फिर। अरे अरे रुको, हमारे पास इतना पानी नहीं है। इसके पूरे शरीर को जलाने के लिए हमें बारिश का पानी चाहिए। ये सही कह रहा है। मैं एक यज्ञ करता हूँ और देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया हमारे गांव पर भी बारिश करे। पुजारी ने अपना यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, आकाश में काले बादल छाने लगे। सभी लोग आशा भरी नजरों से ऊपर देखने लगे। थोड़ी देर बाद बिजली का कड़कना शुरू हुआ। बिजली की आवाज सुनते ही वो हैवान जाग उठा और उसने देखा कि गांव वाले यज्ञ कर रहे थे। वो बहुत गुस्सा हो गया।
ये तुम लोग ने ठीक नहीं किया। अब तुम सब के सब मरोगे। वो सांप उस यज्ञ के पास जाने लगा और उसने उस आग का गोला उस यज्ञ में फेंका। उस गोले की वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गया, पर आसमान में अब भी बिजली कड़क रही थी। सारे लोग डर कर भागने लगे। वो सांप उन इंसानों को खाने के लिए उनके पीछे जाने लगा, पर इतने में बारिश गिरनी शुरू हुई और देखते ही देखते जोरों की बारिश आने लगी। सांप का पूरा शरीर बारिश के पानी से जलने लगा। सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी ये आवाज सुनकर गांव के सभी लोग डर गए। जलन की वजह से वो सांप पहाड़ के अंदर जाने लगा। उसे जाता देख सभी गांव वाले खुश हो गए। बारिश रुक गई और गुना गांव का शाप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।